मेरी प्यारी सहेली भव्या, सबको खुश रखने वाली भव्या को जिंदगी में पति इतना दुख देगा, किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। मैंने कई बार इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन भव्या टाल देती थी। शायद उसके मन में कुछ चल रहा था। देखो भव्या, तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? आखिरकार भव्या ने आज सब कुछ बता ही दिया। तू तो जानती है कि क्या कुछ नहीं गुजरा मुझ पर, फिर भी समय का खेल समझकर उसको अपनाती रही। संजय ने बच्चों से मुंह मोड़ लिया और दूसरी शादी कर ली। मैंने सह लिया, सब रिश्तेदार दूर चले गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी। ये तो भला हो सिमरन का, जिन्होंने अपने पति से कहकर मुझे यहाँ जॉब दिलवा दी और मेरे घर की गाड़ी चल पड़ी। ये तो मैं भी जानती हूँ, और तेरी साहस की मिसाल मैं नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं सब देते हैं। मैंने उसे सहारा देते हुए कहा, पर अब जब सब कुछ ठीक हो गया, फिर तेरी उदासी की वजह मैं समझ नहीं पा रही। इतना सब कुछ सहते हुए भी तूने अपना जीवन बड़ी जिंदा दिल से जिया ही नहीं, उसके हर पल को महसूस भी किया। मैंने कहा, अपने बच्चों के करियर को बहुत ऊपर पहुंचाया, यही नहीं कॉलोनी में अच्छी इज्जत भी कमाई। अब तो सब ठीक है, फिर क्या बात है? तू ठीक कह रही है, पर एक बात तो है ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। उसने कुछ हंसते हुए कहा। अच्छा, ऐसा क्या है? देख, बहुत देर हो गई है, अब रुक मत। भव्या ख्यालों में खो गई, जैसे उसका जीवन उसके सामने घूम रहा हो। संजय का उसकी ज़िंदगी में आना वो उसकी तरफ यूं खिंची चली गई जैसे पतंग के साथ डोर। दुनिया के रिवाज सब उसके लिए बेईमानी हो गए थे। मम्मी पापा ने कितना डांटा था, ऊंच नीच सब समझाई थी, पर वो तो जिसे दीवानी हो गई थी। पापा गुस्सा होते, मम्मी अपना वास्ता देती, पर उसके लिए सब बेकार था सिवाय संजय के। एक दिन जब संजय से मिलने जा रही थी तो पापा ने डांटते हुए कहा, तुम नहीं मानोगी, क्या है उस आवारा में जो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। बहुत पछताओगी तुम बेटा, मान जाओ, वो अच्छा लड़का नहीं है, पापा ने समझाते हुए कहा। पापा, वो मेरी ज़िंदगी है, भव्या जिद करती हुई बोली। तो ख़त्म कर दो अपनी ज़िंदगी। झल्लाते हुए पापा बोले, क्या कह रहे हो जी? कुछ भी हो, भव्या हमारी इकलौती बेटी है। मम्मी बोली, उसी का तो फ़ायदा उठा रही है, पर जीते जी कैसे कुएं में धकेल दे अपनी बेटी को। पापा, कुछ भी हो, मैं संजय से ही शादी करूंगी, तो फिर अपना चेहरा हमें कभी न दिखाना। पापा गुस्से से बोले, ऐसा मत कहो, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकूंगी। मम्मी ने सिसकते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हारे ही लाड का नतीजा है, हमें भुगतना पड़ रहा है। पापा गरजते हुए बोले, और भव्या सबको अनदेखा कर संजय के साथ चली गई। बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है। पापा ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, मगर मम्मी बेटी की याद में बीमार पड़ गई और एक दिन उसकी याद को अपने साथ लिए दुनिया से विदा हो गई। उधर भव्या संजय के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब उसे अपने मम्मी पापा की याद आती तो उदास हो जाती। शुरू शुरू में संजय उसका बहुत ध्यान रखता था। समय के साथ वो एक बेटी और एक बेटे की माँ बन गई। कुछ दिनों से भव्या नोट कर रही थी कि संजय अब उसका उतना ध्यान नहीं रखता जितना पहले रखता था। कुछ दिन तो भव्या ने इसे हल्के में ले लिया, सोचा शायद काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मगर फिर ये रोज़ का नियम बन गया। संजय, आजकल तुम बहुत बिजी रहने लगे हो, भव्या ने कुछ उदास शब्दों में कहा। घर चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, संजय ने कहा। काम तो पहले भी होता था, पर आजकल कुछ ज़्यादा हो रहा है। क्या संजय टाल कर चला गया, पर आज भव्या ने इसे कुछ ज़्यादा ही गहराई से लिया। अब तो रात को भी देर से आना संजय का नियम बन गया था। भव्या पूछने की कोशिश करती तो झगड़ा होने लगता। उस दिन तो हद ही हो गई। उसकी सहेली आई थी। मुस्कुराते हुए भव्या ने कहा कि संजय, ये मेरी सहेली है, यहाँ इसे कुछ काम है, करीब हफ्ता भर रहेगी। भव्या, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो कोई भी यहाँ कर आकर रहे। भव्या देखती रह गई। संजय जी, आप चिंता ना करें, मैं मैनेज कर लूँगी, सोमिया ने कहा। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, संजय ने हंसते हुए कहा। सबने इसे मजाक में ले लिया, पर भव्या नहीं चाहती थी कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद ली है। जो संजय रोज़ देर रात आता था, वो शाम की चाय घर में पीने लगा। शुरू शुरू में तो भव्या खुश हुई, पर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि संजय उसके लिए नहीं बल्कि सोमिया के लिए जल्दी आता है। चाय पीने के बाद दोनों ही किसी न किसी बहाने निकल जाते। कभी बाहर से खाना खाकर आते, कभी उससे कहकर बनवा लेते, मम्मी, ये आंटी और कितने दिन रहने वाली है? एक दिन भव्या के बेटे अंश ने पूछ लिया। क्यों बेटे, आंटी से तुम्हें क्या तकलीफ है? भव्या ने पूछा। मम्मी, जब देखो तब आप आंटी की सेवा में लगी रहती हो, जैसे वो कोई रानी महारानी हो, अंश ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। हाँ मम्मी, और वो तो कोई काम नहीं करती, बस पापा से बातें करती रहती है, जैसे वो ही घर की मालिक हो।
बेटा ऐसा नहीं कहते, वो मेहमान हैं, उन्हें कुछ काम है, यहाँ जब हो जाएगा तो चली जाएगी। भव्या ने बच्चों को तो दिलासा दे दिया मगर अपने आप को ना समझा सकी। सारी रात बड़ी बेचैनी में कटी और फैसला किया कि सुबह सोमिया और संजय से बात करेगी। दूसरे दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो भव्या ने संजय से कहा, सुनिए, मेरे ख्याल में अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, अगर सोमिया का काम बाकी है तो वो किसी गर्ल्स हॉस्टल में इंतज़ाम कर लेगी। क्यों, ऐसी भी क्या जल्दी है? संजय ने कहा। बात कुछ नहीं, बस बच्चों के एग्ज़ाम सिर पर हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। फिर मेहमान कुछ दिन के ही अच्छे होते हैं। कैसी बातें कर रही हो भव्या? क्या सोमिया से ये सब कहते ठीक लगेगा? फिर एक तो वो तुम्हारी सहेली है, इस नए शहर में कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए या कहीं भी इंतज़ाम करे, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं। भव्या ने झल्लाकर कहा। ठीक है, कुछ दिन और देखो, या तो वो कोई इंतज़ाम कर लेगी या फिर मैं ही उसका कोई इंतज़ाम कर दूंगा। तुम परेशान ना हो। संजय उसे दिलासा देकर ऑफिस चला गया। संजय का सारा दिन इन्हीं सोचों में गुजर गया। अब उसे सोमिया का साथ अच्छा लगने लगा था। वो उसके बिना नहीं रहना चाहता था, मगर भव्या का क्या इलाज किया जाए? बहुत सोचने के बाद संजय ने एक तरकीब निकाली। उसने शहर से बाहर बनी नई कॉलोनी में एक मकान किराए पर ले लिया और उसमें सोमिया को शिफ्ट कर दिया। एक बार को सोमिया हिचकिचाई। कहा, अतुल, क्या ये ठीक होगा? देखो सोमिया, तुम्हारा कोई नहीं है और अब ना ही मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? इतने दिन साथ गुजारने के बाद क्या हम दोनों को एक दूसरे की आदत नहीं हो गई? ये तो ठीक है, मगर भव्या और बच्चे, ऊपर से ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। सोमिया कुछ सोचते हुए बोली, देखो सोमिया, अब मेरी तुम्हारी बात बहुत बढ़ गई है। अब ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम्हारी तो तुम ही जानो, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा ख्याल भी यही है। वो तो सब ठीक है, मगर भव्या मेरी सहेली है और उसके साथ ये गलत होगा। तुम अब सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचो सोमिया। संजय ने बात ख़त्म करते हुए कहा। अब देखो, इस शहर में कितने ही लोगों से तुम्हें मिलवा दूंगा, जिन्होंने ना सिर्फ दो दो शादियां कर रखी हैं और दोनों निभा भी रहे हैं, मगर लोग क्या कहेंगे? सोमिया बोली। देखो सोमिया, अब तुम कुछ मत सोचो, सोचो तो सिर्फ अपनी नई लाइफ के बारे में। संजय की बात सुनकर उसने सोचने के लिए 2 दिन का समय मांगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ है। संजय घर पहुँचा तो भव्या और बच्चे उसे अकेला देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि सोमिया चली गई है अपने शहर। भव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज अकेले? क्या सोमिया वापस चली गई? संजय चुप रहा और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया। भव्या कुछ सोचती रह गई। जब वो वापस आया तो भव्या ने फिर दोहराया, आपने बताया नहीं कि सोमिया वापस चली गई है क्या? देखो भव्या, तुमने चाहा कि सोमिया यहाँ से चली जाए और वो चली गई। अब वो कहाँ गई है, क्यों गई है, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। रहा मेरे जल्दी आने का सवाल, तो आज मैं ये फैसला करके आया हूँ कि अब मैं सोमिया से शादी कर रहा हूँ। तुम साथ रहोगी या अलग, ये फैसला तुम्हें करना है। भव्या और बच्चे ये सुनकर हैरान रह गए। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? भव्या ने चीखते हुए कहा। दोनों बच्चे डर गए। तभी भव्या को लगा कि उन्हें बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। उसने कुछ शांत होने की कोशिश की और बच्चों से कहा, बेटा, आप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अब बच्चे इतने भी छोटे नहीं थे कि वो अपनी माँ की बात ना समझ सके। दोनों सिर झुकाए अपने कमरे में चले गए। हाँ, अब बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें सोमिया से शादी करनी है? तुम इतनी बड़ी सज़ा मुझे कैसे दे सकते हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने मम्मी पापा और घर परिवार को छोड़कर आई हूँ। हाँ, तुम आई थी, पर यह फैसला भी तुम्हारा था। फिर मैं कब मना कर रहा हूँ? क्या बिगड़ जाएगा अगर सोमिया भी हमारे साथ रहे? संजय ने कहा। यह कभी नहीं हो सकता संजय, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। धोखा? जो धोखा करता है उसे धोखा ही तो मिलता है, यही तो दुनिया का सच है। तुमने भी तो अपने मम्मी पापा को धोखा दिया था। तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में गुजर गई और पापा, वो भी जैसे तैसे जी रहे हैं। वो जीना नहीं होता। क्या तुमने उनके लिए कभी सोचा? आज बात करती हो धोखे की, उसकी वजह भी तुम थे संजय। तुमने तो मुझे न घर का छोड़ा न घाट का। भव्या ने सिर पकड़ते हुए कहा। अब ये फैसला तुम्हारा है भव्या, तुम साथ रहो या अलग। हाँ, ये ज़रूर है कि तुम्हारे और बच्चों के खर्च का पैसा मैं तुम्हें देता रहूँगा। संजय ने कहा। बस करो संजय, तुम क्या दोगे? जाओ, आज से तुम्हारा नया घर, नई पत्नी तुम्हें मुबारक। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त, भव्या ने चिल्लाकर कहा। तो अतुल चला गया।
भव्या की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसकी बनाई दुनिया, उसका घर, उसके सपने, सब कुछ ढह गया। तभी भव्या अपनी सोच से बाहर आई। फिर क्या हुआ? भव्या, मैंने पूछा। होना क्या था? संजय मुझे छोड़कर चला गया और आज मैं अपने बच्चों के साथ अकेले ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सारे दुख, सारा अकेलापन अपने अंदर समेटती चली जा रही हूँ। बस मगर कब तक? मैंने पूछा। जब तक ज़िंदगी है ना, मैं हारूंगी ना। संजय के पास जाऊंगी और ना ही अपने पापा के पास। चल जाने भी दे। जब भी कभी तू अकेलापन महसूस करेगी, मुझे अपने करीब पाएगी। उधर संजय ने सौम्या से शादी कर ली और अपने नए घर में मगन हो गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता सभी को मालूम हो गया। सामने तो कोई कुछ भी नहीं कहता था, मगर पीठ पीछे सब उसकी अकल पर तरस खाते। देखो, संजय ने इस उम्र में अपनी इतनी सुंदर पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर नई शादी कर ली। रमेश जी बोले, भाई, हम तो भव्या भाभी के बारे में सोचते हैं। अकेले ही हर हालत का सामना कर रही हैं। सुरेश जी कुछ सोचते हुए बोले, ऐसा नहीं था कि संजय को इन सब बातों का पता नहीं था, परंतु वो बड़ी चालाकी से सफाई दे देता। एक दिन संजय लौटा तो उसके हाथ में नैनीताल के 2 टिकट थे। घर में घुसते ही चिल्लाया, सोम्या, ओ मेरी सोमू, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं? सोम्या ने पूछा। सोचो क्या हो सकता है? सोमू मुस्कुराकर बोली, क्या होगा? मूवी के टिकट होंगे या फिर होटल में डिनर का ऑफर। नहीं, कल हम 1 हफ्ते के लिए नैनीताल जा रहे हैं। क्या नज़ारा होगा, तुम सोच भी नहीं सकती। चलो फटाफट पैकिंग कर लो। दूसरे दिन जब वो नैनीताल पहुंचे तो लगभग सारे होटल बुक थे और फिर ऑटो वाली की सहायता से जो होटल मिला उसे देखकर संजय को ज़बरदस्त झटका लगा। वही होटल, और तो और वही कमरा जहां वो पहली बार भव्या को लेकर आया था। उसे परेशानी में देखकर सोम्या बोली, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस ज़रा यूं ही सोच रहा था। अभी कुछ दिन की तो बात है, मैं किसी काम से नैनीताल में आया था और उस वक्त भी यही होटल और तो और यही कमरा था। सोम्या, संजय ने आधा झूठ और आधा सच बोला। वो उसे ये कैसे बताता कि यहाँ इसी कमरे में उसने और भव्या ने अपना हनीमून मनाया था? झूठ तो उसने कह दिया, मगर उसका मन उखड़ गया था। दूसरे दिन दोनों घूमने निकल गए। ये भी अजीब बात है कि जिस भव्या को छोड़कर सोम्या के लिए वो बेताब था और उसके साथ शादी करके उसके साथ हनीमून मनाने आया था, उसे छोड़कर हर जगह उसे भव्या नजर आ रही थी। वो काफ़ी परेशान हो रहा था। उसके अंदर ये सवाल सोम्या भी महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि हो सकता है कोई ऑफिस की बात उसे परेशान कर रही हो। उसने बहुत पूछा भी, मगर उसने उसे टाल दिया। आज उसे ऐसा लगा कि दो दो नावों पर सवार होना कितना मुश्किल है। होटल आकर वो बिस्तर पर ढेर सा हो गया। क्या बात है संजय, काफ़ी थके थके से लग रहे हो और काफ़ी परेशान भी। संजय ने कहा, हाँ थक तो गया हूँ। ऐसा करते हैं सोम्या, वापस चलते हैं। क्यों? बस ऑफिस का एक ज़रूरी काम याद आ गया है। जाना ज़रूरी है, फिर कभी प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है, सोम्या बोली और फिर पैकिंग करने लगे। दूसरे दिन वापस आ गए। सब काम ठीक से चलने लगा। एक दिन संजय और सोम्या शॉपिंग करने के लिए गए तो उन्होंने अंश को देखा। वो अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर जा रहा था। तभी एक बाइक सवार ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी और वो दोनों गिर पड़े। संजय और सोम्या उसकी तरफ दौड़े उसे उठाने के लिए। सोम्या ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसने बड़ी नफरत से उसका हाथ झटक दिया। सोम्या ने कहा, अंश तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ या नहीं, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अंश ने गुस्से से और नफरत से कहा, ऐसा न कहो बेटा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। सोम्या ने कुछ मायूसी से कहा, आप जानती हैं कि माँ क्या होती है? कभी आपने जाना माँ को? माँ तो बस देना ही जानती है और आपने तो बस छीनना ही जाना है। हमसे हमारे पापा को छीना, हमारे घर की सुख शांति छीनी। आप क्या जानो माँ और माँ की सेक्रीफाइस। अंश, क्या तुमने बात करने की तमीज़ छोड़ दी है? संजय ने चिल्लाते हुए कहा, पापा, मैंने तो सिर्फ बात करने की तमीज़ छोड़ी है, मगर आपने तो हम सबको छोड़ दिया। और सिसकते हुए अंश चला गया। दोनों का मूड खराब हो गया था। दोनों वापस घर आ गए। दूसरे दिन संजय अपने ऑफिस चला गया। सोम्या के कानों में अंश के कहे शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। जानती हो माँ क्या होती है? तुमने तो बस छीना है। तुमने मेरे पापा को छीना है, हमारे घर की सुख शांति छीनी है, छीनी है, छीनी है। हाँ, मैंने अपनी सहेली का घर उजाड़ा है, उसे बर्बाद कर दिया। मैं दोषी हूँ। बार बार सोम्या अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाई। तभी अचानक संजय आ गया। बोला, क्या हुआ सोमू, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्यों परेशान लग रही हो? कुछ खास नहीं, बस यूं ही कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। मगर तुम कैसे आ गए? वो अपने कुछ ज़रूरी कागजात घर पर भूल गया था।
सोम्या, लिफाफे में कुछ कागज़ थे, तुमने देखे क्या? नहीं तो, कहाँ रखे थे? अलमारी में। ज़रा देखो तो, संजय ने कहा और फिर सोफे पर बैठ गया। सोम्या बेडरूम की तरफ थी, थोड़ी दूर ही चली थी कि गिर पड़ी। अरे क्या हुआ? संजय तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। सोम्या को उठाकर बेड पर लिटाया और पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। सोम्या ने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ सोमू, तबीयत खराब थी क्या? तो मुझसे बता दिया होता, मैं तुम्हें पहले डॉक्टर के पास ले जाता। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं। नहीं संजय, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। कोई ख़ास बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। संजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा। देखो सोम्या, मुझे लगता है कि अकेलेपन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। कुछ बिजी रहा करो। संजय, मैंने बहुत गलत काम किया है ना, बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी गलती सोमू? मैंने अपनी सहेली का पति छीना, उसका घर उजाड़ दिया। उसकी बद्दुआ लगेगी मुझे। हमने कोई गलत काम नहीं किया है सोमू, हमने प्यार किया है। दोनों एक साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, शादी की है। क्या गलत किया है? मैंने तो भव्या को भी कहा था कि वो हमारे साथ रहे। क्या दो पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती? और वो हमारे साथ नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो उसका खर्चा भी उठाने को तैयार था, मगर वो ज़्यादा ही अच्छा बनना चाहती थी। तो उसने तो उसमें हमारा क्या दोष? उसके बाद संजय उसे समझा बुझाकर वापस अपने ऑफिस चला गया। सोम्या ने किताब उठाई, मगर उसका मन फिर भी किसी काम में नहीं लगा। बार बार उसे अंश की बातें याद आ रही थी। जैसे तैसे शाम हुई और संजय ऑफिस से आ गया। उसने चाय बनाई और दोनों अपना अपना कप लेकर टेरिस पर आ गए। क्या बात है, आज कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? नहीं, बस यूं ही, मन नहीं लग रहा। चलो तो फिर आज कहीं घूम फिर आते हैं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और फिर दोनों तैयार होकर बाहर निकल गए। पास ही एक पार्क था, वो दोनों जाकर नरम घास पर बैठ गए। अभी कुछ देरी हुई थी कि उन्हें वहां बैठे, तभी एक तरफ से कुछ शोर सा हुआ। वो दोनों भी वहां पहुंच गए। बड़ा ही अजीब नज़ारा था। एक औरत अपने पति के साथ मारपीट कर रही थी। उन्होंने वजह पूछी तो पता चला कि उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था। ये कहने को तो एक नॉर्मल सी बात है, मगर इस बार भी सोमिया के दिमाग पर इस बात का उल्टा असर हुआ। उसके दिमाग में भव्या का चेहरा घूम गया। उसे और गिल्टी महसूस होने लगा। अब ये रोज़ का नियम हो गया था कि सोमिया चुपचाप अपने काम निपटाकर उदास ही रहती। उसकी इस हालत से संजय परेशान रहने लगा। जो जीवन उन्होंने चुना था वो उन्हें बजाय खुशी देने के परेशानी देने लगा। और हद तो तब हुई जब सोमिया ने ना सिर्फ डिप्रेशन में बल्कि वो पागल सी भी हो गई। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, गुस्से में कोई भी चीज़ उठाकर फेंक देना उसका नियम बन गया। एक दिन तो छोटी सी कहा सुनी पर सोमिया ने कप उठाकर संजय को दे मारा। तब संजय को लगा कि अब कुछ ठीक नहीं है, तो वो उसे लेकर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने सोमिया की जांच करके कहा, संजय, सोमिया के दिमाग को कोई सदमा लगा है, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और कहा, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। दवा चलती रही। संजय हर मुमकिन कोशिश करता कि सोमिया खुश रहे, पर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता कि सोमिया को भव्या का उदास चेहरा और अंश की बातें याद आ जाती। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब इस बात की चर्चा आसपास में भी होने लगी थी। अभी दोपहर को वो बालकनी में खड़ी थी कि एक पड़ोसन ने इशारा करते हुए दूसरी पड़ोसन से कहा, सुना है कि सोमिया को कुछ दिमागी बीमारी है। अरे भाई, किसी का बुरा करके कोई सुखी हुआ है क्या? मुझे तो बेचारी भव्या पर तरस आता है। इसने उसका पति छीन कर उसे और उसके दो बच्चों के साथ बुरा किया। अब भरेगी तो भी यही ना। इतना सुनकर सोमिया कमरे में आ गई और आते ही बिस्तर पर पड़ गई। जब लंच के लिए संजय आया तो उसने देखा और तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर साहब परेशान होकर बोले, संजय, इतनी दवा के बावजूद सोमिया में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करना होगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, मगर सोमिया को ठीक कर दीजिए। उसी समय डॉक्टर ने सोमिया को दाखिल कर लिया। संजय अब तिहरी मुसीबत में फंस गया। एक तरफ उसका काम, दूसरी तरफ घर और अस्पताल भी। सुबह शाम जाना। वो बुरी तरह थक चुका था। उस दिन के बारे में सोचता जब वो सोमिया को लेकर घर और बच्चों को छोड़कर आया था। ये सब कुछ उसकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा था, मगर क्या हो सकता था? अब गले पड़े ढोल को बजाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ना तो वो सोमिया को छोड़कर वापस भव्या के पास जा सकता था, और सोमिया थी कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, जैसे तैसे वो अपनी तीनों जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा था।
एक दिन भव्या बाजार गई। वहाँ से उसे टिया मिली। तभी टिया बोली, चल बहुत दिनों के बाद मिली है, कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। नहीं टिया, जल्दी घर जाना है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। भव्या ने जवाब दिया, चल भी ना, कितने दिनों बाद तो मिली है, थोड़ी गपशप हो जाएगी। और फिर दोनों कैफ़े हाउस में चली गई। बातें करते करते बात सोमिया पर आकर ठहर गई। अचानक टिया बोली, सुना है भव्या, आजकल संजय बहुत परेशानी में है। क्यों? अब तो उसे खुश रहना चाहिए, उसने सोमिया से शादी भी कर ली, और जो वो चाहता था। और मैं भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखती जिससे उसे डर था। अरे ये सब तो ठीक है, मगर सुना है सोमिया डिप्रेशन में आकर आजकल अस्पताल में दाखिल है। डिप्रेशन में? वो, मगर उसे तो वो सब कुछ मिला है जिसकी उसे चाहत थी। अब उसे और क्या चाहिए? देखा जाए तो डिप्रेशन में तो मुझे जाना चाहिए, मेरा तो सब कुछ उसने छीन लिया है। खैर छोड़ो, सब समय का खेल है। पर टिया, ये तो बता, तुझे कैसे पता चला कि वो अस्पताल में दाखिल है? अरे मैं तो इनके दोस्त के देखने गई थी, तभी वहाँ संजय मिले थे, वही बता रहे थे। अच्छा, किस वार्ड में है? रूम नंबर क्या है? भव्या ने पूछा। क्यों, अभी भी तुझे उससे मिलने जाना है? टिया ने कहा, हाँ यार, सोच रही हूँ मिल लेती हूँ। कुछ भी हो, वो मेरी सहेली है और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। उसकी करनी उसके साथ और मेरी करनी मेरे साथ। भव्या सोमिया का रूम नंबर लेकर घर आ गई। बच्चों ने उसे बहुत मना किया, मगर उसने यही कहा कि इस सारे किस्से में जितनी गुनहगार सोमिया है, उससे कहीं ज़्यादा गुनहगार संजय भी है, और इसकी सज़ा अकेली सोमिया उठा रही है। एक दिन भव्या सोमिया से मिलने अस्पताल पहुंची। वहां उसने देखा कि सोमिया चिल्ला रही है। तभी डॉक्टर आए और उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। धीरे धीरे सोमिया नींद के आगोश में चली गई। भव्या वहां रखी कुर्सी पर बैठकर सोच में डूब गई। उसे सोमिया पर बड़ा तरस आ रहा था। वो सोच रही थी कि क्या ये वही सोमिया है जो उसके पास आई थी तब, कितनी निर्मल, कितनी खुशमिजाज और सुंदर, और आज कैसी पड़ी है। बेचारी भव्या का दिमाग कुछ कह रहा था और दिल कुछ और। दिल तो कह रहा था कि ये उसकी सहेली है और उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, मगर दिमाग दिमाग में तो चल रहा था कि उसने उसके साथ क्या किया। वो बड़ी परेशानी में पड़ी थी, मगर उसके पैर डॉक्टर के केबिन की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? भव्या ने पूछा। आप अंदर आ सकती हैं, डॉक्टर बोले। उसने डॉक्टर साहब से सोमिया के बारे में सारी जानकारी ली और उसे डिस्चार्ज करा लिया। अगले दिन जब संजय सोमिया के कमरे में पहुंचा तो वहाँ नहीं थी। उसने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि कल कोई मैम साहब आई थी, अपने आप को उसका दूर का रिश्तेदार बता रही थी, वही उसे अपने साथ ले गई है। संजय ने बहुत खोजबीन की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने बहुत हंगामा भी किया, मगर कुछ हाथ न लगा। तो उसने डॉक्टर को भी धमकी दी कि वो इस लापरवाही के बारे में पुलिस में FIR दर्ज कराएगा, मगर पता नहीं डॉक्टर ने उसे न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि वो चुपचाप अपने घर चला गया। संजय घर पहुंचा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका तो ये हाल हो गया है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था। एक और सोमिया जिसका कुछ पता न था, तो दूसरी ओर भव्या, उसके पास जाने का उसमें साहस न था। एक डर ये भी संजय को सता रहा था कि कहीं कोई सोमिया के बारे में ना पूछ ले। सोमिया कहाँ गई है, कहाँ नहीं, उसे ये पता नहीं था। कहीं उसका कोई रिश्तेदार ना आ जाए। संजय चुपचाप उसको ढूंढने में लगा था। इसी उधेड़पन में वो चला जा रहा था। देखा सामने से भव्या आ रही है। वह उससे बचना चाहता था कि वो सामने आ गई और उसे देखकर बोली, कैसे हो संजय? ठीक हूँ, संजय ने जवाब दिया। और सोमिया कैसी है? ये सवाल सुनकर संजय को काटो तो खून नहीं, सारी बातें यही पूछोगे। भव्या चलो कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, अतुल ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, भव्या बोली। भव्या, सच तो यह है कि सोमिया की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे मैंने अस्पताल में दाखिल कराया था, मगर पता नहीं उसकी कौन सी दूर की रिश्तेदार वहाँ आ गई और मेरी गैर मौजूदगी में उसे अपने साथ ले गई। फिर तुमने ढूंढा नहीं सोमिया को? बहुत ढूंढ रहा हूँ, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है, संजय परेशान सा बोला। अब क्या करोगे? पुलिस में रिपोर्ट करोगे? यही तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों? भव्या ने पूछा। क्योंकि डॉक्टर और उसकी अनजाने रिश्तेदार मुझे धमकी दे रहे हैं कि वो मुझे दफ़ा 420 के केस में फंसा देंगे, क्योंकि एक पत्नी और बच्चों के होते हुए मैंने दूसरी शादी की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो भव्या। संजय, तुम तो वो इंसान है जो किसी का भी सगा नहीं हो सकता, ना मेरा ना सोमिया का। जानना चाहते हो सोमिया कहाँ है? वो मेरे पास है और वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, मगर अब वो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी वापस चली जाएगी।
और तुम अपना खुद सोच लो। संजय कोई जवाब देता उससे पहले ही भव्या उसकी नज़र से दूर जा चुकी थी। उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। जो धोखा संजय ने उसे दिया था, आज उसका सबक भी उसे मिल गया था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।